को नमस्कार। मैं डॉक्टर आराधना साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय प्रक्रिया का संचालन और प्रक्रिया का सहसंचालन पर चर्चा करेंगे। यह विषय न केवल हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी समझ को भी विकसित करता है। इस व्याख्यान के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया का संचालन यानी कि ऑपरेशन ऑन प्रोसेस और सहसंचालन यानी कि कोऑपरेशन ऑन प्रोसेस कैसे करता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है कि दोनों को सही ढंग से मैनेज किया जाए। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं और इनसे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हैं। प्रोसेस का संचालन एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से मैनेज करना आवश्यक हो जाता है। जब हम प्रोसेस शब्द का उपयोग करते हैं तो हम कार्य का उल्लेख कर रहे हैं जो सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य इन प्रोसेस को इस प्रकार मैनेज करना है कि सिस्टम एक एफिशिएंट वर्क कर सके और यूज़र को बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके। इसी प्रकार प्रोसेस का सहसंचालन तब होता है जब एक से अधिक प्रोसेस एक साथ कार्य करती है और वे आपस में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। सहसंचालन का उद्देश्य विभिन्न प्रोसेस को संतुलन करना और रिसोर्सेस को एफिशिएंट तरीके से उपयोग करना है ताकि सभी प्रोसेस समय पर पूरी हो सके और कोई भी प्रोसेस ब्लॉक्ड ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के कई उदाहरण हैं, जैसे पहले हम ले सकते हैं वर्ड प्रोसेसर को। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो यह एक प्रोसेस के रूप में चलती है। यह प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट को मैनेज करती है, सेव करती है, प्रिंट करती है और कई विभिन्न कार्यों को एग्जीक्यूट करती है। दूसरा उदाहरण हम वेब ब्राउज़र का ले सकते हैं। जब आप गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स या किसी अन्य वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तब भी यह प्रोसेस के रूप में कार्य करती है। यह आपको वेबसाइट को ब्राउज़ करने, फाइल डाउनलोड करने और अन्य इंटरनेट संबंधी कार्य करने में सक्षम बनाती है। अगला उदाहरण मीडिया प्लेयर का ले सकते हैं। जब आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वीएलसी या किसी अन्य मीडिया प्लेयर का उपयोग करते हैं तो एक वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल जब चलती है तब भी प्रोसेस के रूप में कार्य होता है। यहाँ वीडियो और ऑडियो फाइल को डिकोड करने और प्ले करने के लिए प्रोसेस काम करती है। ईमेल क्लाइंट यह भी एक प्रोसेस का उदाहरण है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या थंडरबर्ड जैसे ईमेल क्लाइंट एक प्रोसेस के रूप में कार्य करते हैं। ये ईमेल भेजने और प्राप्त करने या फिर विभिन्न ईमेल अकाउंट को मैनेज करने का काम करते हैं। ये सभी उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस किस तरीके से विभिन्न कार्यों को एग्जीक्यूट करती है और यूज़र को अलग अलग सेवाएं प्रदान करती हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि प्रक्रिया का संचालन यानी ऑपरेशन ऑन प्रोसेस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो एग्जीक्यूशन में एक प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें न केवल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कोड है बल्कि प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर और वेरिएबल सहित इसकी वर्तमान गतिविधि भी शामिल है। प्रोसेस के कुछ की कंपोनेंट यानी कि मुख्य घटक होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, हीप एरिया और रजिस्टर्स। ये सभी मुख्य कंपोनेंट प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिसे हम धीरे से संक्षिप्त में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट सेगमेंट से। टेक्स्ट सेगमेंट एग्जीक्यूट किया जाने वाला एक्चुअल कोड होता है जिसे इस एरिया में स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है। रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर एक स्मॉल स्टोरेज लोकेशन होते हैं जहाँ पे डेटा एंड एड्रेसेस को
रखा जा सकता है। स्टैक एरिया यह फंक्शन के पैरामीटर को, रिटर्न एड्रेस को और कुछ लोकल वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। हीप सेगमेंट यह प्रोसेस में अगर यदि कोई रन टाइम मेमोरी एलोकेशन हो रहा हो तो उसे इस एरिया में शामिल किया जाएगा। डेटा सेगमेंट में हम हमारे प्रोसेस में यूज़ होने वाले ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को शामिल करते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि एक प्रोसेस तब एग्जीक्यूट होता है जब वह अपनी कई स्टेट बदलता है। प्रोसेस किसी भी स्टेट को उस प्रोसेस की करंट स्टेट के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक टेबल का प्रयोग करते हैं जिसे प्रोसेस कंट्रोल टेबल कहा जाता है। यह टेबल सिस्टम के संचालन को समझने और उसके स्टेट्स की निगरानी करने के लिए आवश्यक होती है। प्रोसेस कंट्रोल टेबल के मेन कंपोनेंट है प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। चलिए इन कंपोनेंट के उपयोग को समझते हैं। पहला है प्रोसेस आईडी। जब कोई प्रोसेस शुरू होती है या क्रिएट होती है तो प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक विशिष्ट आईडी यानी कि कह सकते हैं यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग सिस्टम में प्रोसेस की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। दूसरा है प्रोग्राम काउंटर। एक प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस के लास्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जिस पर प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया था। जब इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिर से दोबारा शुरू होगा तो सीपीयू इस एड्रेस का उपयोग करके कर सकता है। प्रोसेस स्टेट प्रोसेस क्रिएशन से लेकर पूरा एग्जीक्यूट होने तक और टर्मिनेट होने तक एक प्रोसेस के कई सारे स्टेट से गुजरती है, जो कि न्यू, रेडी, वेट, स्टेट आदि हो सकते हैं। प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं तब हम यह देखते हैं कि हर प्रोसेस की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। प्रोसेस में सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू मिलता है। इससे भी नियंत्रण करने के लिए स्टोर किया जाता है पीसीबी के अंदर। जनरल प्रोसेस रजिस्टर्स यह कुछ रजिस्टर्स का ग्रुप होता है जिसका उपयोग प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एग्जीक्यूशन के दौरान हर प्रोसेस कुछ फाइलों का उपयोग करती है जिन्हें मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी में इस लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स की सूची भी बना के रखता है। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी ओपन डिवाइसेस की भी लिस्ट बना के रखता है जिनका उपयोग प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का उपयोग करने के कई लाभ हैं। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पीसीबी की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम कई ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग, मल्टीटास्किंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, रिसोर्स शेयरिंग आदि। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है। शेड्यूलर प्रायोरिटी और अन्य जानकारी जैसे प्रोसेस स्टेट की जांच करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी। दूसरा मल्टीटास्किंग, यहाँ एक साथ कई प्रोसेस समन्वय करके सिंक्रोनाइजेशन के रूप में चल रहे होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग करने और विभिन्न प्रोसेस को एक साथ चलाने में मदद करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या इसे हम संदर्भ स्विचिंग भी कह सकते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो प्रोसेस स्टेट सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो जाती है और इनकी एक कॉपी पीसीबी में स्टोर हो जाती है। जब सीपीयू किसी अन्य प्रोसेस पर स्विच करता है और फिर
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस पर वापस स्विच करता है तो CPU उस वैल्यू को PCB से प्राप्त कर लेता है और प्रोसेस की पिछली स्टेट में रिज्यूम हो सकता है। अगला उपयोग है रिसोर्स शेयरिंग। PCB उन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिसका उपयोग प्रोसेस कर रही है, जैसे कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल और शेयर्ड मेमोरी। यह जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नई प्रोसेस को उन रिसोर्सेज का उपयोग करने देने से में मदद करती है जिसका उपयोग किसी अन्य प्रोसेस के द्वारा रिसोर्स को शेयरिंग और एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा रहा है। PCB का उपयोग प्रोसेस को शेड्यूल करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि CPU रिसोर्सेज को कुशलतापूर्वक एलोकेट किया जाए। बट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि प्रत्येक प्रोसेस के लिए PCB को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ी संख्या में प्रोसेस उपलब्ध होती है, इसीलिए PCB का उपयोग करने से अतिरिक्त मेमोरी जुड़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेस के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। जैसा कि हम एक चित्र में देख पा रहे हैं कि एक प्रोसेस की कई अवस्थाएं होती है। जब प्रोसेस शुरू होता है से लेकर अपने एग्जीक्यूशन को समाप्त करता है। ये अवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं: न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। इन अवस्थाओं के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करता है और रिसोर्सेस का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। चलिए एक चित्र के माध्यम से प्रोसेस की विभिन्न अवस्थाओं को समझते हैं कि इन अवस्थाओं के बीच इनका ट्रांजिशन को भी दर्शाया गया है। चलिए हम इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहली अवस्था है न्यू स्टेट। यह अवस्था दर्शाती है कि प्रोसेस बनाई जा रही है। यहाँ से प्रोसेस एडमिट होकर रेडी अवस्था में पहुँच जाती है। दूसरा रेडी स्टेट। यह अवस्था यह दर्शाती है कि प्रोसेसर को सौंपे जाने के लिए तैयार है। इसमें न्यू से एडमिट होकर प्रोसेस पहुँचती है। यहाँ से प्रोसेस शेड्यूलर डिस्पैचर के माध्यम से रनिंग स्टेट में पहुँच जाती है। थर्ड रनिंग स्टेट। यह अवस्था दर्शाती है कि प्रोसेस वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि कोई इनपुट आउटपुट या कोई इवेंट जहाँ पे प्रतीक्षा करने की ज़रूरत हो, जिसे हम वेट इवेंट कह सकते हैं, अगर घटित हो जाती है तो प्रोसेस वेट मोड में चली जाती है। यदि किसी प्रोसेस पर किसी तरह का इंटरप्शन सामने आ गया तो भी रेडी अवस्था में चल रही प्रोसेस पहुंच जाती है। एग्जीक्यूशन को पूरा होने पर ही प्रोसेस जो है टर्मिनेट स्टेट में पहुंचती है। नेक्स्ट स्टेट है वेटिंग स्टेट। यह अवस्था दर्शाती है कि प्रोसेस किसी घटना के घटित होने या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही है। जब कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या कोई इवेंट कंप्लीशन हो जाता है तो प्रोसेस रेडी स्टेट में लौट जाती है। अंतिम स्टेट है टर्मिनेशन, प्रोसेस टर्मिनेशन। यह अवस्था दर्शाती है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन समाप्त हो गया है। रनिंग स्टेट से एग्जिट होकर प्रोसेस यहाँ आती है। अब हम समझ चुके हैं कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसमें कई सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस ब्लॉकिंग, प्रीम्पशन और प्रोसेस टर्मिनेशन। इन्हें ही ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस कहा जाता है। आइए अब हम इन्हें संक्षिप्त में समझते हैं। प्रोसेस क्रिएशन, यह ऑपरेशन प्रोसेस को बनाने के लिए एक नई प्रोसेस का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, जब एक यूज़र एक नया प्रोग्राम चालू करता है तब
नई प्रोसेस का निर्माण होता है। यह प्रोसेस एग्जीक्यूशन के इनिशियल स्टेज में होता है। प्रोसेस निर्माण का अर्थ है एग्जीक्यूशन के लिए एक नई प्रोसेस का निर्माण करना। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र या पुरानी प्रोसेस द्वारा ही किया जा सकता है। कई घटनाएं हैं जो प्रोसेस निर्माण की ओर ले जाती है। ऐसी कुछ घटनाएं हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो सिस्टम कई सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में बना देता है, और कोई यूज़र कोई नए प्रोसेस को अगर बनाने के लिए अनुरोध करता है तो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान स्वयं एक नई प्रोसेस बना सकती है। दूसरा बात करेंगे हम प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बारे में। यह ऑपरेशन प्रोसेस के कार्य को समन्वित करता है। प्रोसेस सीपीयू, मेमोरी और अन्य रिसोर्सेज के साथ अपने कार्यों को मैनेज करते चलता है। उदाहरण के लिए जब एक गेम प्रोसेस गेम प्ले में चल रहा होता है तब यह प्रोसेस के अनुच्छेद के अंतर्गत गेम के अलग अलग पहलुओं को एक साथ रन करता है। अगला बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। यह ऑपरेशन प्रोसेस की स्थिति को संचालित करता है जब एक प्रोसेस सीपीयू से निकाली जाती है और दूसरी प्रोसेस सीपीयू में लोड होती है। इस कंसेप्ट को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। शेड्यूलिंग यह घटना जिसमें प्रोसेस के स्टेट्स को रेडी से रनिंग स्टेट में बदल दिया जाता है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में डालता है और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्पैचिंग तब की जाती है जब रिसोर्सेज फ्री होते हैं या प्रोसेस की प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस से अधिक होती है। ऐसे कई अन्य मामले हैं जिनमें रनिंग स्टेट में प्रोसेस से पहले ही रोक दिया जाता है और रेडी स्टेट में प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्पैच कर दिया जाता है। ब्लॉकिंग अवस्था। ब्लॉक मोड मूल रूप से एक ऐसा मोड है जहां प्रोसेस इनपुट आउटपुट की प्रतीक्षा कर रहे हों। जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल को इनवाइट करती है, इसलिए प्रोसेस की मांग पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं और प्रोसेसर में दूसरी प्रोसेस को सबमिट कर देते हैं। प्रीम्पशन। जब किसी प्रोसेस का समय खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि बांटा हुआ समय अंतराल किसी प्रोसेस का समाप्त हो चुका है और अगली प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो चुकी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को प्रिम्प्ट करेगा और ऑपरेशन तभी मान्य होगा जब सीपीयू शेड्यूलिंग प्रीम्पशन का समर्थन करता हो। मूल रूप से यह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है, जहां पर किसी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस सामने आकर चल रही है और प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया जाता है जिसकी प्रायोरिटी लो होती है। इसीलिए प्रोसेस का प्रिम्पशन ऑपरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को रेडी स्टेट में रख देता है। प्रोसेस टर्मिनेशन। यह ऑपरेशन प्रोसेस के कार्य का समापन करता है। जब प्रोसेस अपने कार्य को पूरा कर लेती है या यूज़र ने किसी प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तब समाप्ति ऑपरेशन होता है, यानी कि प्रोसेस टर्मिनेशन होता है। उदाहरण के लिए एक टेक्स्ट एडिटर प्रोसेस जब यूज़र क्लोज कर देता है तो प्रोसेस एंड हो जाता है। जैसे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरी तरह से करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को संदेश दे देती है कि प्रोसेस समाप्त करना है। दूसरा हम ये ले सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस एरर के कारण प्रोसेस को स्वयं टर्मिनेट कर देती है। तीसरी कंडीशन में हार्डवेयर में कोई अगर समस्या हो सकती है जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देती है। एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। ये ऑपरेशन प्रोसेस के ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सिस्टम के रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। आइए अब हम प्रोसेस का सहसंचालन को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहली, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्र प्रक्रिया यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस,
और दूसरी सहकारी प्रोसेस यानी कि कोऑपरेशन प्रोसेस। स्वतंत्र प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनका कार्य किसी अन्य प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता। सहकारी प्रोसेस वे प्रोसेस होती हैं जो अन्य प्रक्रियाओं पर निर्भर होती हैं। वे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कार्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करती हैं। वे प्रोसेस कार्य को पूरा करने के लिए सीपीयू के मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे रिसोर्सेस को शेयर करके एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करती हैं। देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोसेस स्वतंत्र रूप से एक साथ चलती है। ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। जब दो या अधिक प्रोसेस एक साथ एक ही लक्ष्य में शेयर होते हैं तो वे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी क्रियाओं को अलाइंड करते हुए इंफॉर्मेशन या डेटा को आदान प्रदान करने के लिए परस्पर क्रिया करती है। यह एक प्रकार का इंटरनल प्रोसेस है जब प्रोसेस के कोऑपरेशन को परिभाषित करती है, जहां प्रोसेस एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी कर सकती है और एक दूसरे से इफ़ेक्ट भी हो सकती है। चलिए अब सहयोगी प्रक्रियाओं के कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इनका कैसे उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर प्रक्रिया संचार यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इन्हें हम आईपीसी भी कह सकते हैं। सहयोगी प्रक्रियाएं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। चूँकि वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कुछ रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं। इसीलिए चल रहे कार्य में कोऑर्डिनेशन होता है और डेडलॉक की संभावनाएं कम हो जाती है। तो आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मैसेज क्यू, सीमाफोर और शेयर्ड मेमोरी जैसे कई सारे विकल्प हैं। दूसरा है समवर्ती निष्पादन या हम इसे कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। ये सहयोगी प्रक्रिया एक साथ एग्जीक्यूट होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर द्वारा की जाती है, जो रनिंग कंडीशन में जाने वाली रेडी क्यू से प्रोसेस का चयन करने में मदद करती है और प्रोसेस को कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के कारण कार्य के पूरा होने का समय कम हो जाता है। अगले हम रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करते हैं। काम करने के लिए कोऑपरेटिव प्रोसेस यानी सहयोगी प्रक्रिया सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस, रिसोर्सेस को शेयर करती हैं। यदि कई प्रोसेस रिसोर्सेस को इस प्रकार शेयर कर रही है जैसे कि उनकी बारी है तो कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और साथ ही प्रोसेस का रिस्पांस टाइम भी बढ़ता है। डेडलॉक, चूँकि सहयोगी प्रक्रियाएं अपने रिसोर्सेस को शेयर करती हैं इसीलिए डेडलॉक की स्थिति हो सकती है। डेडलॉक का मतलब है कि प्रोसेस P1 अगर किसी रिसोर्स A को यूज़ कर रहा है और दूसरे रिसोर्स B के लिए अगर वेट कर रहा है, उसी समय प्रक्रिया P2 या प्रोसेस P2 रिसोर्सेस B को यूज़ कर रहा है और A का वेट कर रहा है। इस स्थिति में दो कोऑपरेटिव प्रोसेस के बीच डेडलॉक हो सकता है। डेडलॉक से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर बैंकर्स जैसे एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं जिससे प्रोसेस के रिसोर्सेज को ब्लॉक करने और एलोकेट करने में मदद मिलती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, कुछ सहयोगी प्रोसेस एक साथ चलती हैं जिनके लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद सीपीयू पर अगली कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है यह शेड्यूलर द्वारा किया जाता है। शेड्यूलर इसे कई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जैसे कि राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, प्रायोरिटी आदि एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनका कार्यवहन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने अभी समझा कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस यानी सहयोगी प्रक्रियाएं डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करके
और एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके कार्य करती है। तो इसे पूरी तरह से मुख्य तौर पर दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला जो प्रकार है वह है साझाकरण द्वारा सहयोग यानी कोऑपरेशन बाय शेयरिंग। दूसरा है संदेश पास करके सहयोग यानी कोऑपरेशन बाय मैसेज पासिंग। आइए पहले हम साझाकरण द्वारा सहयोग यानी कोऑपरेशन बाय शेयरिंग को समझते हैं। यह एक ऐसे दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जहां प्रोसेस रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है और वह रिसोर्सेस किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे फाइलें, वेरिएबल, मेमोरी शेयरिंग आदि। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन में प्रोसेस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को पूरा करने और अलाइंड करने और रिसोर्सेज तक पहुंचेगी और उनका एक्सचेंज कर लेगी। यह सेक्शन आम तौर पर एक समय में केवल एक प्रोसेस की एंट्री करने की अनुमति देता है। एक बार में एक को अनुमति देकर सिस्टम कंफर्म करता है कि रिसोर्सेज में कोई कंपटीशन नहीं होगा और डेटा उसके सही रूप में संरक्षित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा इवैल्यूएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। आइए एक सरल चित्र के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार यह प्रोसेस आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाता है। यह चित्र क्रिटिकल सेक्शन को दर्शाता है और इसमें हमें दो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं जिसे हम प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 के नाम से देख रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का उपयोग करके आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रही हैं। जहाँ पर प्रोसेस P1 उस क्रिटिकल सेक्शन में रिसोर्सेस को बदल देगी और प्रोसेस P2 उस डेटा को पढ़ेगी, जिसमें दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगी। यहाँ याद रखना है कि डेटा इंटीग्रिटी प्रदान करने और रिसोर्स की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रोसेस P1 और P2 एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह से शेयर करके सहयोगी प्रक्रियाओं के बीच कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। सहयोगी प्रक्रिया के दूसरा प्रकार संदेश पास करके सहयोग यानी कोऑपरेशन बाय मैसेज पासिंग। प्रोसेस मैसेज पास करके कम्युनिकेट कर सकती है। इसमें प्रोड्यूसर प्रोसेस एक मैसेज बनाएगी और उसे कर्नल में भेजेगी। फिर कर्नल उस मैसेज को प्राप्त करने वाले प्रोसेस को भेजेगी। यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन की बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या मैसेज भेजने के लिए कर्नल का उपयोग करता है। अतः कर्नल यहाँ पर मैसेज पास करने का मुख्य पहलू है। यह प्रक्रियाएं और फाइलों को बनाने, क्रिएट करने और मैनेज करने, टर्मिनेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मेमोरी और इनपुट आउटपुट एडमिनिस्ट्रेशन की भी देखरेख करता है। इस अवधारणा को व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र ले रहे हैं जिसमें हमें दो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, प्रोसेस P1 और P2, जो आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगी। इस चित्र में प्रोसेस P1 अपने मन चाहे मैसेज को पहले क्रिएट करता है। क्रिएट करने के बाद इसे कर्नल को सेंड कर देता है। जब कर्नल इस मैसेज को रिसीव करेगा और यह समझेगा कि यह मैसेज किसी दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि प्रोसेस P2, फिर इसे P2 को भेजेगा। इस तरह कर्नल की मदद से दो प्रोसेस के बीच में पूरी संचार प्रोसेस हो जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। इसको समझने के लिए हम निर्माता उपभोक्ता समस्या यानी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर दो कोऑपरेटिंग प्रोसेस
जिसमें एक प्रोसेस है हमारा कंज्यूमर प्रोसेस एंड दूसरा है प्रोड्यूसर प्रोसेस। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ में मैसेज का आदान प्रदान करती हैं। यह एक तरह का क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन समस्या है जिसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, पहला प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर, जो एक सामान्य निश्चित आकार के बफर को शेयर करते हैं जिसे हम क्यू के रूप में कार्य करता है। प्रोड्यूसर डेटा उत्पन्न करता है और इसे बफर में डाल देता है, जबकि कंज्यूमर डेटा को बफर से निकालता है और उसे प्रोसेस करते हैं। उचित सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है ताकि प्रोड्यूसर भरे हुए बफर में डेटा ना डाले और कंज्यूमर खाली बफर से डेटा ना निकाले। आइए सहयोग प्रक्रियाओं के कुछ जोखिमों यानी कि रिस्क और चुनौतियों यानी कि चैलेंजेस का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला रिस्क है डेडलॉक रिस्क। इस स्थिति में जहां मैसेज ट्रांसफ़र के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है और इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी स्थिति डेडलॉक जैसी ही है। यहाँ कई प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते तो हैं, पर अगले प्रोसेस अभी भी मैसेज आने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन उससे पहले की प्रोसेस इसे प्रोसेसिंग करने और कंज्यूम करने में ज़्यादा समय लगा रही है। तीसरा रिस्क होगा डेटा डैमेज रिस्क। ऐसी स्थिति में जहाँ कई प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और डेटा और रिसोर्सेज का शेयर करती है, हालांकि ये प्रोसेस अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होते। ऐसे मामले में पूरे कार्य की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और डेटा के डैमेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आखिरी मुद्दा है अननेसेसरीली शेयरिंग ऑफ डेटा। इस मामले में संवेदनशील डेटा उन प्रोसेस के साथ शेयर हो जाती है जहां पर कुछ कोऑपरेटिंग प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इनका नेचर कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ मिलाकर इसके कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण शेयरिंग ऑप्शन हो जाता है और इससे रिसोर्सेज का नुकसान हो जाता तथा इससे रिसोर्सेज को नुकसान हो जाता है। आज के विषय पर चर्चा का समापन करते हुए यह स्पष्ट है कि ये प्रोसेस का संचालन और सहसंचालन तत्व किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोसेस संचालन में कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट करना, रिसोर्सेज का प्रभावी उपयोग करना और समयबद्धता का पालन करना शामिल है। वहीं सहसंचालन विभिन्न प्रोसेस और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है और कार्य प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। अतः प्रोसेस संचालन प्रोसेस का लाइफ साइकिल मैनेज करता है, जबकि सहसंचालन यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रोसेस और थ्रेड्स एक साथ सिंक्रोनाइजेशन से कार्य कर रहे हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि सिस्टम डेडलॉक, डेटा रेस और अन्य प्रभावित समस्याओं से बच सके। आशा करती हूँ कि आज का विषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।